आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। आईपीएल की टेंटें इस शो का नाम है और मेरा नाम है कुलदीप मिश्र। तो इस शो में अपन करते क्या हैं, 3-4 लोग 5 लोग बैठकर बढ़िया टी शर्ट लोअर में, मतलब टाई कोट पहन के नहीं बैठते हैं, जैसे घर में वैसे बात करते हैं तो वैसे ही बैठते हैं। और करते हम लोग ये हैं कि आईपीएल पे बात करते हैं। जो बीता हुआ हफ्ता है उसमें आईपीएल के अंदर क्या क्या हुआ, कौन सा प्लेयर उभर रहा है, कौन सी टीम लुढ़क रही है, यही सब बकैती अपन करते हैं। इसीलिए इस शो का नाम आईपीएल टॉक्स नहीं है या आईपीएल डिस्कशन नहीं है, इसका नाम आईपीएल की टेंटें है। आईपीएल की टेंटें के हमारे साथी कमेंटेटर्स का स्वागत कीजिए। राइट आर्म ओवर भट्टा स्पिन कुमार केशव का और दूसरे हमारे मध्यक्रम के मजे हुए बल्लेबाज मोहम्मद इकबाल जो पिछले एपिसोड में हमको गच्चा दे गए थे, है ना। उस एपिसोड में हम इतना इंतजार किए इकबाल भाई आपका, चेन्नई पे और धोनी पे इतनी बातें हो रही थी। और धोनी पे जब बात होती है कुलदीप, और मैं अगर मिस कर देता हूं तो मुझे लगता है यार कुछ बड़ा मिस कर दिया, क्योंकि मजा आता है विश्व मोहन भाई के साथ बात करने में। धोनी के बारे में जब चर्चा होती है तो बहुत बहुत मजा आता है। आज भी करेंगे, अभी आज तो ज्यादा इकबाल भाई से कहते हैं ना कि बहुत पिछली बार नाक रगड़ा कि आ जाए, ठीक वैसे ही जैसे एक मैच में चेन्नई को नाक रगड़वा दिया था इस हफ्ते। हाँ, पिछली बार हम लोगों ने इकबाल भाई को मिस किया और इंतजार कर रहा था कि शायद आज भी कहीं कच्चा ना दे दे। नहीं, आज आ गए हैं और विश्व मोहन जी की आवाज आपने पहचानी ली है, बुलंद आवाज विश्व मोहन जी हमारे साथ हैं। इसके अलावा प्रगति पांडे भी हमारे साथ हैं, जो कम बोलती हैं, थोड़ा थोड़ा बोलती हैं, लेकिन अपनी वैल्यूएबल इनपुट्स क्रिकेट को लेकर के मुहैया कराती रहती हैं। हेलो प्रगति। हाय ठीक है, तो अक्टूबर के चंद दिन और बचे हैं और 15 दिन में जो है करीब आईपीएल सुलट लेगा, विनर मालूम हो जाएगा। हमें ये मालूम हो गया है कि विनर कौन नहीं होगा। शुरुआत इसी से करेंगे जहां से हमने जिक्र किया। भाई, चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल से बाहर हो गई। बहुत दुख हो रहा है। कल ही हम लोग, मतलब जब लास्ट टाइम हमारी बात हुई थी, हम लोग सब बात कर रहे थे तो लगा था कि अब चेन्नई अच्छा खेलेगी, शायद उसका कोई अच्छा मैच देखने को मिलेगा, पर इस बार ऐसा नहीं होगा। फाइनली प्लेऑफ से बाहर। मतलब ये था एक आखिरी, मतलब ये तो मालूम ही था कि अब बहुत ज्यादा भविष्य बचा नहीं इस आईपीएल में चेन्नई का, लेकिन एक जो आखिरी ख्वाहिश थी तमन्ना की, एक आध मैच ऐसा हो जाए जिसमें चेन्नई अपने पुराने रंग में आ जाए या धोनी थोड़ा एक फिनिशर की भूमिका में दिखे, वो हुआ नहीं, अभी तक हो नहीं पाया। अब थोड़ा बहुत दिखे तो वो ऋतुराज की नाम राशि, एक खिलाड़ी है ऋतुराज गायकवाड़, उसने बढ़िया प्रदर्शन किया, लेकिन वो जो एक जिस खेल के लिए चेन्नई जाना जाता था, एकदम चौड़े से खेलते थे, वो चीज नहीं दिख पाई। तो मैं तो भैया निराश। कुलदीप जी, सबसे बड़ी बात है निराशा की बात इसलिए भी की जाती है कि थोड़ी देर के लिए ऐसा लगा था कि चेन्नई को संजीवनी मिल गई है जब उसने आरसीबी को हराया, बल्कि हाँ आरसीबी को हराया, और आरसीबी को हराने के बाद उसने अंक तालिका में एक स्थान की चढ़ाई भी कर ली, लेकिन जैसे ही राजस्थान ने मुंबई को हरा दिया, चेन्नई का पत्ता साफ हो गया। हाँ, तो भाई विश्वमन, देखिए क्या है ना कि चेन्नई के बारे में आप बात कर रहे थे कि ऐसा हराया आरसीबी को कि लगा कि हाँ कुछ होने वाला है। ये पूरा आईपीएल ही दरअसल ऐसा ही रहा है। चंद मिनटों की खुशी मिलती है चेन्नई को और वो छूमंतर हो जाती, ऐसा ही रहा। देखिए, कल आरसीबी को हराया, ऊपर चढ़े, अगले मैच में हरा दिया इधर राजस्थान ने मुंबई को, नीचे आ गए, और नीचे के आगे बाहर ही हो गए। ये देखिए, शुरुआत से ही ये बात आप नहीं मान रहे थे। आप ऑब्वियसली जो धोनी के फैन है वो इतनी आसानी से मानेंगे नहीं, लेकिन हकीकत यही थी कि जिस तरह की टीम इस बार उतारी थी चेन्नई सुपर किंग्स ने, और जो लफड़ेबाजियां शुरू हुई, सुरेश रैना को लेकर के हरभजन भी नहीं गए, तो ये बहुत कमोबेश लगभग बात तय हो गई थी कि इस बार वो चेन्नई सुपर किंग्स नहीं दिखने वाली है जो हम हर साल में देखते आए हैं। तो ये बहुत मुझे आश्चर्य नहीं हो रहा है कुलदीप, अगर मैं अपनी निजी तौर पर बात करूं तो मुझे बिल्कुल आश्चर्य नहीं है। यानी कि आप उस पर आ चुके हैं कि बोहनी ही खराब हुई थी। हाँ, बिल्कुल बोहनी खराब हुई थी। और मतलब कॉम्बिनेशन भी तो टीम का देखिए ना, कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी है। T20 क्रिकेट में बहुत बड़े बड़े महारथी नहीं चाहिए, यूटिलिटी क्रिकेटर्स अगर आपके पास हैं
तो आप मैच जीत सकते हैं। आपने सबसे बड़ा इसका एग्जाम्पल मैं 2008 की राजस्थान रॉयल्स की टीम का देता हूं कि वो देखिए कोई बहुत बड़े बड़े दिग्गज नहीं थे, शेन वॉर्न को छोड़ दीजिए, एक आधा मैं एक्सेप्शन में रखिए उनको, लेकिन यंग टीम से किस तरह से टूर्नामेंट जीता जा सकता है, किस तरह से बड़े बड़े स्टार स्टडेड टीम को मात दी जा सकती है, वो 2008 की राजस्थान रॉयल्स की टीम ने हमें दिखा दिया था। तो इस बार टीम चुनने में बहुत बड़ी गलती, और स्टीफन फ्लेमिंग जैसा इंसान जो इतना कूल काम रहने वाला इंसान जब इतना फ्रस्ट्रेट होने लगा हो बीच टूर्नामेंट में, तो भैया बात तो कहीं कुछ गड़बड़ तो जरूर हुई है। इकबाल की बातों और में एक लाइन सबसे में बड़ी अगर बात मैं है इकबाल समेट भाई, दूं, एक बहुत बड़ी बात जो सामने आ रही है कि इन खिलाड़ियों में, इन बूढ़ों में फंस गया एक जवान सैम करन। हाँ बिल्कुल, देखिए सैम करन अगर नहीं होते तो मुझे लगता है और ज्यादा बंटनहार होता चेन्नई का। ये तो थोड़ी बहुत कहने का इज्जत बचा मतलब दिया ये है कि सैम करन किसी और के पास होता, सैम करन किसी और के पास होता तो वो टीम को कितना फायदा दिलाता। चेन्नई मैच को विनर होता, वो फायदा मिल नहीं मैच पाया। विनर होता। जी बिल्कुल। जैसे हम लोगों के बीच प्रगति फंस गई है, वैसे ही सैम कुरैन फंस गए हैं। नहीं, जैसे वो नहीं होता है कि वो वोट देने के बाद प्रत्याशी का वोट जब प्रत्याशी जीतता नहीं तो कहते हैं वोट खराब हो गया, वोट खराब हो गया। हाँ वही हो गया। और सबसे बड़ी बात है कि जिस खिलाड़ी को आपने ब्रावो की जगह शामिल करके दिखाया कि ये खिलाड़ी ब्रावो नहीं खेल रहे हैं तो खेल रहा है, और उसके बाद देखिए उस खिलाड़ी ने ऐसा प्रदर्शन किया कि ब्रावो भी वापस चले गया, वो खिलाड़ी अंत तक डटा रहा और टीम को मजबूती देता रहा। चेन्नई सुपर किंग्स एक मैच जैसे ही जीती तो जो कैलकुलेशन होने लगे ना कि उसको फला टीम को हराना होगा, इतने ओवर में जीतना होगा, उसको इतने रनों से हारना होगा, वो बड़ा दिलचस्प लगा मुझे। जैसे चुनाव में कैलकुलेशन करते हैं ना कि फला मोहल्ले में अमुक जाति के इतने वोटर जो हैं वो हमको दे देंगे, फिर फला जगह पे फला वार्ड में वो जो है वो हमें मिल जाएगा, तब हम जीत जाएंगे। तो वही बड़ा दिलचस्प लगा मुझे तो। लेकिन एक पैटर्न है थोड़ा, मतलब मुझे मालूम है कि ये महेंद्र सिंह धोनी के मतलब आलोचक और प्रशंसक थोड़ा सा ये वेग टर्म है, ग्रे एरिया होना चाहिए इसमें। मतलब जो आज आलोचना कर रहा है हो सकता है अतीत में वो प्रशंसक भी रहा हो, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो लोग ये मानते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी में अब वो दम नहीं रहा, और इस बात को वो बहुत अरसे से कहते आ रहे हैं, कह रहे हैं कि और पहले रिटायरमेंट ले लेना चाहिए था, वो लोग आज हिट बैक करेंगे, कह रहे हैं। लेकिन ये जो एक पैटर्न है कि जितने भी अच्छे बड़े या तथाकथित महान खिलाड़ी हुए जैसे कि सचिन तेंदुलकर, उनके भी करियर के आखिरी समय में, या ठीक आखिरी नहीं था तो उससे थोड़ा ठीक पहले का समय, एकदम जो ढलान वाला समय था, उसमें ऐसे बहुत ही अंधियारे पड़ाव आते रहे, और इसके बावजूद उनका जो है एक मतलब क्या इससे कोई फर्क पड़ता है एज अ प्लेयर जो वो दे करके गए हैं इंडियन क्रिकेट को? मतलब अब जैसे ये बात सही है कि हो सकता है महेंद्र सिंह धोनी को क्रिकेट छोड़ने के बारे में और पहले सोच देना चाहिए था, इस पे बहस हो सकती है, बात हो सकती है, लेकिन आखिरी समय में जो उनका परफॉर्मेंस है या उनकी जो स्ट्रेटजीज वर्क नहीं कर रही हैं, क्या उससे उनके ओवरऑल व्यक्तित्व पर, ओवरऑल एज अ कैप्टन, एज अ क्रिकेटर जो उनका कंट्रीब्यूशन है वो थोड़ा अफेक्ट होता हुआ देखते हैं आप लोग? अपना पर्सनल ओपिनियन क्या है? बिल्कुल नहीं कुलदीप, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जो महेंद्र सिंह धोनी ने कर दिया वो तो बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि वो एक इतिहास है, वो स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जा चुका है, उसको कोई मिटा नहीं सकता। बात सिर्फ इतनी है कि आज करंट टूर्नामेंट के अंदर या करंट सिचुएशन में महेंद्र सिंह धोनी क्या कर रहे हैं, किस तरह का खुद परफॉर्म कर रहे हैं, किस तरह से टीम के साथ वो परफॉर्मेंस ले रहे हैं, इस बात को लेकर के आलोचना होती है। महेंद्र सिंह धोनी ने बीते समय में क्या कुछ किया है उसके ऊपर तनिक भी कोई उंगली नहीं उठा सकता, इस बात को एकदम परे रख दीजिए। बात हम लोग सिर्फ आईपीएल की कर रहे हैं, बात हम लोग सिर्फ करंट सिनेरियो की कर रहे हैं। आज देखिए महेंद्र सिंह धोनी जैसे खिलाड़ी से आप देखिए, जब वो खुद नए नए जब टीम की कमान संभाल रहे थे, उस वक्त महेंद्र सिंह धोनी की क्या स्ट्रैटेजी थी? द्रविड़ को लेकर के, सौरव गांगुली को लेकर के, वीवीएस लक्ष्मण को लेकर के क्या स्ट्रेटेजी थी? कि वीरेंद्र सहवाग को लेकर के कि साहब ये खिलाड़ी अब इस ढांचे में फिट नहीं होते हैं। तो वो महेंद्र सिंह धोनी जब खुद उस पड़ाव में आ गए हैं, तो पहली बात तो ये कि दूसरों के साथ उन्होंने क्या किया और अपने साथ वो क्या कर रहे हैं,
नंबर 1। सेकेंडरी, एज ए कैप्टन, अगर चलिए अपने आप को आप धोने का मन बना ही लिया है आपने कि चलिए 2-4 साल और खेलेंगे हम, ठीक बात, आप खेलते, लेकिन जो गलती, जो चीज आपने उस समय की थी कि आप यंगस्टर को ला रहे थे, जो उम्र दराज खिलाड़ी थे उनको बाहर कर रहे थे, इस आईपीएल में टीम बनाते वक्त आपने इस बात का ध्यान क्यों नहीं रखा? बूढ़ों को भर करके आपने टीम बना ली, और जब आपकी ऐसी गत है तो जाहिर सी बात है कि आपकी आलोचना तो होनी ही है। केशव, नहीं, देखिए सबसे बड़ी बात है, प्रशंसक चाहते हैं जीतते देखना उस टीम को जो लगातार अच्छा कर रही थी, और इस बार जिस तरह से अंक तालिका में वो लगातार नीचे रहते अपने को बाहर किया है, वो प्रशंसक नहीं देखना चाहते हैं। और धोनी यकीनन इसके शिकार होंगे, आलोचना होगी उनकी, उनके रिकॉर्ड, उनके प्रदर्शन ठीक है, अच्छे हैं, बेहतर हैं, वो रिकॉर्ड बुक में शामिल रहेंगे, लेकिन ये 2020 उनके लिए बहुत खराब रहा। जी 2020 पूरे भारत के लिए, पूरी दुनिया पूरे के लिए विश्व खराब। कहीं ना देखो, कहीं धोनी समर्थक जो है ना, वो कहीं भी, वो क्या कहते हैं कि उम्मीद की फसल हरी होती है, तो वो कहीं भी उम्मीद की फसल खोज लेंगे। हाँ, हाँ, सबसे बड़ी बात है कि वो इस पूरे टूर्नामेंट के दौरान वो निराशा तो झलक रही थी चेहरे से, लेकिन उन्होंने महसूस नहीं करने दिया किसी को। और दूसरी बात है कि वो टी शर्ट्स अपने नंबर 7 वाली जर्सी खिलाड़ियों में बांटते रहे, शायद ये दर्शाने के लिए कि अगली बार हम आईपीएल में ना दिखें। आपको क्या कहेंगे, अगली बार खेलेंगे या नहीं? देखिए, आप बस इतने बड़े प्रशंसक हैं विशोन भाई, आप जब फंस रहे हैं तो आप बीजेपी के जो एक खास प्रवक्ता हैं उनकी तरह गोलमोल जवाब दे रहे हैं। मुद्दे की बात नहीं कर रहे हैं आप कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, कहाँ कमी रह गई, कहाँ किस तरह से गलतियां हुई, इस पे बात नहीं कर रहे हैं आप। खैर, आप लेकिन एक गलतियों चीज, एक बात करनी चाहिए, उनका प्रदर्शन बतौर बल्लेबाज अच्छा नहीं रहा, पर वो जो आप निराशा की बात कर रहे थे, बॉडी लैंग्वेज की बात कर रहे थे, कैप्टेंसी के मोर्चे पे भी कई बार जो उन्होंने फैसले, वो वही फैसले जो आउट ऑफ द बॉक्स लगते थे और वो काम कर जाते थे, तो लोग कहते थे कि धोनी ये कर सकते थे। वही फैसले जब आउट ऑफ द बॉक्स लिए जाएं और ना चलें, तो लगता है कि धोनी से तो एक्सपेक्टेड नहीं था ये। तो ऐसा लगा आपको कि इस बार कप्तानी के मोर्चे पे भी धोनी की कप्तानी में भी वो धार नहीं दिखी? हाँ, कह सकते हैं। अंतिम समय में ये, अब जब वो बाहर हो चुके हैं, तो मान के चलिए कि कई ऐसे फैसले थे इस दौरान जहां शिथिल दिखे, उन्होंने भी मान लिया कि हमसे अब नहीं हो पाएगा, ये बात सामने आई। और वो धोनी जो कि विकेट के पीछे रहते हुए सारा चला रहा होता है, पूरे मैदान, पूरे खेल, पूरे क्रिकेट को अपने दिमाग में, इस बार वो धोनी ऐसा धोनी नहीं था जो पहले होता था। अच्छा, इस बात को भी हमें मानना चाहिए कि एक कप्तान शायद उतना ही अच्छा होता है जितनी अच्छी उनकी टीम होती है। तो क्या इस बात को आप मानते हैं आप लोग कि महेंद्र सिंह धोनी को टीम बहुत अच्छी मिली थी, या टीम उन्होंने बहुत अच्छी बना ली थी, इसलिए उनके हर फैसले, उनका जो हर फैसला था वो बहुत सटीक निशाने पे जाके लगता था? और अब इस बार क्योंकि और इकबाल भाई, अच्छी नहीं है, और इकबाल भाई, सबसे बड़ी बात है, यहाँ कैप्टेंसी अच्छी नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि धोनी ने माना कि बुजुर्गों से नहीं हो पाएगा, युवाओं को ही आजमाना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है, कुलदीप जी ध्यान दीजिए, उन्होंने जो कि बाहर बैठे थे, एक ऐसे खिलाड़ी जिनका नाम लोग नहीं जानते थे, उनको लेकर के आए, मोनू कुमार, पहली बार लोगों ने देखा। वो एक अपने साइड कहावत है ना कि जब आदमी की किस्मत खराब हो तो हाथी पे बैठे आदमी को भी कुत्ता काट लेता है। तो धोनी का किस्मत खराब था इस सीजन। सर कहीं ना उन्होंने पूरे, अभी जैसे इतना गैप लिया उन्होंने, उनको मैचेस नहीं खेलने को मिले हैं, इधर भी उन्होंने मैचेस नहीं खेले हैं, तो जब इस मैच में आते हैं इतने टाइम बाद, तो इसका असर तो देखने को रहेगा ही ना, कि उन्होंने काफी टाइम से मैचेस नहीं खेले थे। हालांकि धोनी जैसे तजुर्बेकार खिलाड़ी के लिए एक ब्रेक, मुझे पता नहीं कि वाकई इनको अफेक्ट कर सकता है नहीं, पर खिलाड़ी के मन में क्या कुछ चल रहा है ना, इसका हम अंदाजा नहीं लगा सकते। उन्होंने हाल ही में रिटायरमेंट लिया है और खेल को छोड़ा है, मतलब एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास है। तो एक हम मतलब साइकोलॉजी के लेवल पे, जी हाँ, एक सवाल है, ये बिल्कुल सही आपने इशारा किया है। तो क्या ये सवाल अभी उठाना चाहिए कि उन्हें संन्यास की घोषणा आईपीएल के बाद करना चाहिए था? पता नहीं, मतलब मेरी तो ये राय होती है ऐसे मसलों पे विश्वमोहन जी की, ये तो व्यक्ति का चुनाव है। उसने जब उसकी इच्छा हुई, उसका मन भर गया, उसने बल्ला अपना खूंटी पर टांग दिया।
इसमें तो मन भर गया। चाहिए। ये बात अच्छा, ये बात जो अच्छा, आपने मुझे कहा, एक आपने मिनट में कहा रोकना मन भर चाहूंगा। गया, तो मन भर गया तो यहीं पर तो सारा खेल खत्म हो गया, ये फिर बात वो भी है, स्पार्क बचा नहीं ये था। बात भी है। अच्छा, स्पार्क वाली बात आ गई है, बहुत मीम हाँ, बन रहे हैं इस पे, स्पार्क वाली बात पे। बिल्कुल स्पार्क की बात बहुत सुर्खियों में है। और कल आपने देखा जिस तरह से आकाश चोपड़ा ने इस स्पार्क को किस तरह से सोशल मीडिया पर वायरल करवा दिया। क्या हुआ, क्या कहानी बताइए पूरी, ऐसे हिंट नहीं। ऋतुराज गायकवाड़ ने जिस तरह से बल्लेबाजी की, युवा बल्लेबाज 23 साल का, अर्धशतक बनाया, छक्के लगाए, तो इस पर उनका ये था कि इसने छक्के लगाए, बहुत बढ़िया खेला, सब कुछ खेला, तो स्पार्क तो इस खिलाड़ी में है। आपने पहले शुरू में कहा था कि हमारे युवाओं में स्पार्क नहीं है, वो अपने सीनियर्स को टक्कर नहीं दे पा रहे हैं, अंतिम 11 में शामिल होने लायक नहीं है, इस तरह की कुछ टिप्पणी उन्होंने की थी, जिसका जवाब आकाश चोपड़ा ने ऋतुराज गायकवाड़ को सामने रहकर बगैर धोनी के नाम लिए कह दिया कि धोनी आप जो कह रहे थे वो ठीक नहीं था। गलत बोल गए धोनी इस बार पूरे, मतलब कि अभी केशव बोल रहे थे वही इसके बाद जो बात कहना चाह रहे हैं कहें, लेकिन बस छोटी सी टिप्पणी है कि मेरा एक आउटसाइडर के तौर पे, मैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट नहीं हूँ, मेरा ऑब्जर्वेशन सिर्फ इतना रहा कि इस पूरे आईपीएल में जो धोनी का एक पुराना रंग होता था ना, वो ऑन फील्ड भी ऑफ फील्ड भी, बात करने के अंदाज में भी, बयान देने के तौर तरीकों में भी वो धोनी लगा नहीं। जैसे धोनी, ये धोनी का बयान होना नहीं चाहिए। आप किसी को बोले कि क्रिकेटर ने ये बयान दिया है कि हमारे युवा खिलाड़ियों में स्पार्क नहीं है, तो ये कौन खिलाड़ी हो सकता है? वो कोई भी हो, धोनी नहीं हो सकता, क्योंकि धोनी हमेशा क्रिकेट पे इक्वेशंस के टर्म्स में बात करते थे, बहुत लॉजिकल तरीके से, और स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू उनका होता था हर चीज पे, हार और जीत को लेकर के। और हार जीत पे वो एक्सेप्टेंस भी दिखती थी, हार को लेकर के भी एक्सेप्टेंस होती थी, और एक लॉजिकल उसकी एक वजह बताते थे। इस बार वो थोड़ा सा मुझे लगा कि शायद, मुझे लगा कि वो बॉडी लैंग्वेज से भी यही नजर आया कि वो मन उनका इस बार कहीं और था, या मतलब जिसको कहें कि 100% वो दिख नहीं रहे थे गेम में। भाई ऋतुराज गायकवाड़ का नाम लिया तो ऋतुराज से रिएक्शन ले लीजिए थोड़ा सा। स्पार्क तो दिखा, लेकिन लगातार स्पार्क जो है ना, स्पार्क वो जो होते हैं ना, छोटी सी चिंगारी, थोड़ी सी रोशनी हुई और बुझ गई, वो नहीं चाहिए। वो स्पार्क जो है वो बिजली पैदा करे, जो कंटिन्यू, जो रोशनी को एक कंटिन्यूटी दे सके, जो लगातार जले। बल्ब का लगातार जलना जरूरी है। हाँ, ये सही कहा आपने, बिल्कुल। हमें लगता है इंतजार करना पड़ेगा। इससे पहले भी मतलब इतनी जल्दी किसी के बारे में राय बना लेना वो ठीक नहीं है। एक आध मैच अच्छे आ सकते हैं, युवा खिलाड़ी, हम सब चाहते हैं कि बहुत अच्छा खेले, टीम इंडिया के लिए बहुत आगे खेले, बहुत सालों तक खेले, लेकिन जिस तरीके का रिएक्शन एक इनिंग के बाद आया है, हमें लगता है कि थोड़ा सा इंतजार किया जा सकता था। अब इंतजार करने का वक्त नहीं है, लोग इतना धैर्य नहीं रखते, अब सिर्फ उनके खाते में 2 मैच बचे हैं, तो अब स्पार्क अब यही खत्म करिए इसको, अब इंतजार करिए कि टॉप 4 में कौन होंगे। अच्छा, ये हफ्ता जो सबसे मजेदार दिन रहा ना, वो शनिवार का दिन लगता है मुझे, कि ये हफ्ता जो शनिवार का मैच था वो बड़ा जबरदस्त दिन रहा आईपीएल के हिसाब से। पंजाब ने इस हफ्ते अपने सारे मैच जीते। शनिवार को पंजाब का भी मैच था और केकेआर का भी मैच था, और चौथे स्पॉट के लिए सबसे बड़ी लड़ाई इन्हीं 2 टीमों के बीच में है। कल का दिन, आज का शायद सोमवार का जो दिन है, वो ये डिसाइड कर देगा कि कौन आगे जाएगा, क्योंकि मैच होना है पंजाब और केकेआर का। जो अगर आज के दिन केकेआर जीत जाती है, सॉरी, किंग्स 11 पंजाब जीत जाती है, तो इसके बाद स्थिति ये बन जाएगी कि जो अपने सारे मुकाबले जीत जाएगा इन दोनों टीमों में से, वो प्लेऑफ में चला जाएगा। जो एक भी मैच हारेगा वो बाहर चला जाएगा। हाँ, बिल्कुल। अब इस तरह से जो समीकरण बनेंगे और इस हफ्ते को बहुत ही रोमांचक बनाएगा। और जिस तरीके से पंजाब ने अपना मैच जीता है शुक्रवार वाला, मतलब वो एक अपने आप में गजब का मैच था। इतना लो स्कोरिंग मैच जीतना अपने आप में एक कहानी है, मतलब अजीब सा मैच था वो। देखिए, पंजाब की टीम में कैपेबिलिटी थी, इसमें जो खिलाड़ी है ना, वो काफी दमदार खिलाड़ी थे। भले ही वो अपने नाम के अनुरूप और काबिलियत के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर पा रहे थे। मैं मैक्सवेल की बात कर रहा हूँ, जो क्लिक नहीं कर पाए हैं पूरे टूर्नामेंट में, या फिर गेल को खिलाया नहीं जा रहा था, या पूरन भी कह सकते हैं पूरी तरह से अपनी प्रतिभा के साथ न्याय नहीं कर पाए हैं। लेकिन इस टीम में जो है ना, मादा हमेशा थी। इस टीम का जो बैटिंग है वो काफी डीप है नीचे तक। नीशम अगर खेलते हैं तो 7वें नंबर पे उतरते हैं, और नीशम जो है काफी समर्थ हिटर हैं, काफी समर्थ बल्लेबाज हैं। तो इस हिसाब से इस टीम में क्षमता थी, और गेंदबाज भी इसके अच्छे थे। लेकिन शुरू में जो रहा प्रदर्शन, वो इनके अनुरूप नहीं रहा।
लेकिन अब टीम क्लिक कर रही है, सब इसके जो खिलाड़ी हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं, तो टीम जीतना शुरू कर चुकी है और टूर्नामेंट को काफी मजेदार बना रही है अब ये पंजाब की टीम। आप लोग बात को आगे बढ़ाइएगा, मैं एक चीज ऐड कर देता हूं उस मैच का, कि उस मैच का टर्निंग पॉइंट जो मुझे लगा ना, वो पूरन का जो रन आउट बच गया, लेकिन वो जो शंकर के हेलमेट पे जाके जितनी तेज वो गेंद लगी, अगर कोई स्पिनर बॉल कर रहा होता और अगर वो टोपी पहन के दौड़ रहे होते तो शायद मतलब अंदाजा लगाना मुश्किल है कि क्या हो जाता ग्राउंड पे। हाँ, विजय शंकर एक को बात भी चोट मुझे लगी एक और उसके बाद जिस तरह से वो झुके गिरे, उसके बाद सारे खिलाड़ियों ने घेर लिया उन्हें, तो लगा था कि काफी जबरदस्त चोट है, लेकिन उन्होंने हिम्मत रखी, उन्होंने चोट को महसूस होने नहीं दिया, फिर खड़े हुए, लेकिन अगली गेंद अगली पर बॉल आउट पे हो आउट गए। हो तो गए। यही ये बड़ा टर्निंग पॉइंट था, बड़ा टर्निंग अच्छा, पॉइंट हम था आप वो। लोग भी और विजय क्रिकेट शंकर खेलते पिछले हैं। मैच के जीत के हीरो रहे थे। पिछले मैच में एक साझेदारी हुई मनीष पांडे के साथ और वो जीत के हीरो साबित हुए थे, और इस मैच में उन्होंने उस आत्मविश्वास को रखने की कोशिश की, लेकिन उनका आउट होना वही मैच का खत्म होना माना जा सकता है। जैसे हम लोग भी ग्राउंड पे आश्चर्य कई बार खेलते हैं, तो मतलब चोट लगने के बाद यार एक स्थिति तो बन जाती है, मतलब एक थोड़ा सा मानसिक रूप से हमारा जो सोचने का तरीका हो रहा होता है उस गेंद के लगने से पहले वो बदलता है, वो तो उन्हें भी महसूस हुआ होगा। तो इसमें भी तो कंकशन होता होगा ना, फिजियो आके पूछते हैं कि भाई खेलने में कोई तकलीफ तो नहीं है, परेशानी तो नहीं है। अगर आप इंटरनेशनल खेल रहे हैं तो इन सब चीज, ये तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ गेम है, इनको तो आपको हैंडल करना आना होगा। और मुझे तो आश्चर्य हुआ मनीष पांडे की बैटिंग को लेकर कि ठीक उसके पहले मैच में इतनी धुआंधार बल्लेबाजी उन्होंने की थी और अपनी टीम को जिता ले गए थे। जैसा कि विशु मोहन जी ने बताया भी कि विजय शंकर के साथ उनकी काफी जबरदस्त साझेदारी हुई थी और अगले मैच में 29 गेंदों में 15 रन की पारी मतलब खेली 50 मनीष का पांडे ने। स्ट्राइक कहीं रेट से आपको 50 हजम नहीं हो रहा था कि इतना और मतलब कैसे कोई सबसे खेल बड़ी सकता बात है केशव, ये तभी तो मसला उठता रहा है, निरंतरता ये हमेशा हम कहते आ रहे हैं, और मनीष पांडे के साथ भी ऐसा ही हुआ। वही खिलाड़ी है जिसने आईपीएल में पहला शतक जमाया था, पहले भारतीय बल्लेबाज का खिताब हासिल किया था, और उस खिलाड़ी ने उस शतक के बाद से अब तक कोई शतक नहीं लगाया है, उस खिलाड़ी के नाम अब तक कुछ भी नहीं है। और खिलाड़ी जब एक बार फिर यहाँ पर अच्छी पारी खेल करके टीम को जिता जाता है और अगले मैच में फिर उसी कहानी को दोहराता है, अपनी बल्लेबाजी को उस गर्त में ले जाता है जिससे टीम हार जाती है, तो फिर ऐसे खिलाड़ी पर भरोसा कैसे करें? नहीं, देखिए क्या होता है ना कि मुझे लगता है इतना छोटा टोटल जब आप चेस कर रहे थे तो आपको ये मैच जीतना चाहिए था। आप लोग बात कर रहे थे विजय शंकर की कि उनको चोट लगी और इसके बाद उठे और इसके बाद वो आउट हो गए। ये यहीं पर जो है, आप एक इंटरनेशनल खेले हुए खिलाड़ी हैं और आप ऐसी गलती कैसे कर सकते हैं? मतलब आपको एक बॉलर ने मारा और आप उठ खड़े होते हैं और कहते हैं ठीक है तूने मुझे मारा, मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। ये जो इमेच्योरिटी है ये कहीं ना कहीं ले डूबी है एसआरएच की टीम को। आप मनीष पांडे की बात कर रहे हैं, चलिए वो स्लो खेले, मैं मानता हूं चलो स्लो खेले, लेकिन इतना बड़ा कोई लक्ष्य भी नहीं था कि वो स्लो खेल गए इसकी वजह से टीम हार जाती। आप रहते तो सही, आपने अप्लाई ही नहीं किया, आप रुकने की कोशिश ही नहीं की आपने। और जहां विजय शंकर आउट हुए इसके बाद मनीष पांडे और विजय शंकर के आउट होने के बाद लगभग जो है एकदम ताश के पत्तों की तरह निकलते गए एक के बाद एक सारे खिलाड़ी। तो एप्लीकेशन की सबसे बड़ी कमी दिखी सनराइजर्स हैदराबाद की टीम में। और पिछले एपिसोड में तो मैं नहीं था, इससे पिछले एपिसोड में हम लोग बात कर रहे थे कि हैदराबाद की टीम में मिडिल ऑर्डर के अंदर वो बात जो है नहीं नजर आ रही। आप टॉप देखिए, डेविड वार्नर, जॉनी बेस्टो, नंबर 3 पर मनीष पांडे कभी खेल लेते हैं, केन विलियमसन वो भी ऊपर खेलते हैं। बीच में आपके पास क्या है? आपके पास क्या है? वो मैच्योरिटी। ठीक है, पिछले मैच से पिछला मैच हारे जरूर, इससे पिछले मैच में कहेंगे कि विजय शंकर ने मैच जिताया था, तो उस वक्त तो आप कुछ नहीं बोलेंगे, अब हार गए तो आप बोलेंगे। लेकिन बात ये होती है कि जो ऋतुराज कह रहे थे कि स्पार्क जो है एक दो मैच की बात नहीं होती, कंसिस्टेंसी आपको चाहिए। एक बार आप बल्ब की तरह चमके फिर आप ऑफ हो गए तो ऐसा नहीं चाहिए, आपके अंदर मैच्योरिटी चाहिए आप। और वही मैच्योरिटी अगर थोड़ा भी दिखाती हैदराबाद की टीम, उनके बल्लेबाज अगर वो मैच्योरिटी दिखाते तो ये जीता हुआ मैच था। और सबसे बड़ी बात है इकबाल भाई, ये खिलाड़ी डेविड वार्नर सलामी बल्लेबाज, बेहतरीन बल्लेबाज, जिन्होंने 2014 में सनराइजर्स को ज्वाइन किया था, और अब तक कभी नहीं ऐसा हुआ था कि लगातार 5 पारियों में एक भी 50 उसके नाम ना हो, लेकिन इस बार ऐसा हुआ। पिछली 5 पारियां उठाकर देखें तो उनके नाम एक भी 50, एक भी 50 नहीं है। ठीक बात है। इस बातचीत का अगला विषय, और वो मैं लेके जाना चाहता हूँ आपको, कल जो मैच हुआ, और मैं चाहता हूँ थोड़ा टिकें इसमें, बहुत जल्दी डिगे नहीं, क्योंकि हमारा बातचीत का फॉर्मेट ऐसा है कि इसमें
डिविएशन हो जाता है, हम जल्दी एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पे जाते रहते हैं, इसमें कोई बुराई भी नहीं है। पिच में थोड़ा सा क्रैक भी है ना, तो डिविएशन ज्यादा है। हाँ, पिच में क्रैक है, रिवर्स स्विंग होता रहता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है ये कुलदीप जी, आपने ध्यान दिया होगा कि शारजा जिस तरह से उभरा था कि वहां पर चौके और छक्के की बरसात होगी, लेकिन वहां की पिच खराब हो चुकी है। शारजा का मैदान भी छोटा है, तो बड़ी उम्मीदें थी लोगों को, इसीलिए। तो अपन बात करना चाहते हैं खिलाड़ी के बारे में, और जिसको थोड़ा सा टीम के कॉन्टेक्स्ट में भी बात करते हैं। आज टेस्ट टीम अनाउंसमेंट को लेकर के भी एडिलेड में ऑस्ट्रेलिया के साथ जो सीरीज होनी है उसको लेकर के भी बात हो रही है। हार्दिक पांड्या कल जो बल्लेबाजी की, 21 गेंदों में 60 रन बनाए, 6-7 छक्के उन्होंने टांगे, और वो ऐसा दौर था मुंबई के लिए, 4 विकेट जल्दी गिर गए थे, मतलब 70, 80, 90 रन पर 4 विकेट गिर जाना T20 में जल्दी ही 4 विकेट गिर जाना कहेंगे। और वो जिस रोल में उस वक्त पांड्या आए थे, आमतौर पे वो रोल उनका होता नहीं। वो जब आते हैं 3, 4, 5 ओवर बचे होते हैं और उनको आते ही हिट करना होता है, लेकिन जो शुरू की 4 गेंदों को देख करके आप पैर बढ़ा करके ड्राइव करते हैं या ऑन साइड पे एक बॉल निकालते हैं डबल्स लेने के लिए, वो उनका रोल रहा नहीं ज्यादा। वो आते ही छक्के की फिराक में रहते हैं। कल उन्होंने ऐसा लगा कि शुरू में 3-4 गेंदों का तो समय दिया अपने आप को, और उसके बाद फिर वो अपने ही अंदाज में उन्होंने, जो उनका एक तरीका है। मैं इस बारे में थोड़ा इसलिए बात करना चाहता हूँ क्योंकि जब हम लोग हार्डकोर क्रिकेट देखने का समय भी होता था और इतने बड़े फैन भी थे, तो हम लोग इस बात के लिए तरसते थे कि हमारे पास एक खिलाड़ी ऐसा नहीं है जो जरूरत पड़ने पर लंबे छक्के मार सकता हो 6, 7वें नंबर पे। वो जगह धीरे धीरे आती रही। महेंद्र सिंह धोनी आए फिनिशर के तौर पे, फिर और खिलाड़ी भी आते रहे। युवराज ने, भले युवराज थोड़ा ऊपर आते थे, लेकिन युवराज ने वो जगह ले ली थी, कभी कभी फिनिशर का रोल बहुत अच्छा निभाते थे वो। लेकिन उसके बाद यूसुफ पठान से होते हुए हम हार्दिक पांड्या पर आ गए हैं, और एक ऐसा लगता है कि एक जगह बनी है। लेकिन अब मैं क्वेश्चन अपना रखता हूं इस बातचीत में। संजय मांजरेकर ने टिप्पणी की है कि हार्दिक पांड्या बहुत अच्छे फिनिशर हैं, बहुत ही अच्छी यूटिलिटी प्लेयर हैं, T20 प्लेयर्स के लिए, ODI के लिए अभी भी वो नहीं मानते, ऐसा संजय मांजरेकर का कहना है। दूसरा, जो टेस्ट मैच की टीम का ऐलान होना है ऑस्ट्रेलिया वाले सीरीज के लिए, उसमें भी हार्दिक पांड्या की जगह बनती हुई नहीं दिख रही है। तो हार्दिक पांड्या के प्लेयर, एज अ प्लेयर, उनके फिनोमेना को थोड़ा समझना चाहिए हमें कि वो किस तरह का प्लेयर है, किस टेम्परामेंट का, किस स्किल का। शुरुआत मैं कर देता हूं, आप लोग बातचीत को इसके बाद जोड़िएगा, घटाइएगा। मुझे अभी भी लगता है कि हार्दिक पांड्या में जो मैच्योरिटी होनी चाहिए थोड़ी सी कम है। पिच हिटर है, अगर कभी ऐसा मौका आ जाए कि वनडे वगैरह में अगर टीम 10 ओवर में टीम 4 विकेट गिरा दे, जो अक्सर हमें देखने को मिल जाता है कभी कभार, वैसी स्थिति में हार्दिक पांड्या पे अभी विश्वास या भरोसा कर पाना मुझे थोड़ा दूर की कौड़ी लगता है। वो अपने गेम को कैसे आगे बढ़ाते हैं, ये मतलब एक होता है ना, बहुत समझना बड़ा मुश्किल है इस खिलाड़ी को। और अभी तक शायद हम इतने इमेच्योर हैं, मैं इतना इमेच्योर हूं कि इसको समझ नहीं पाया हूँ, इनके बैटिंग को, इनके अंदाज को हम समझ नहीं पाए हैं। आप क्या कहेंगे इकबाल? देखिए, एक चीज है हार्दिक पांड्या के बारे में, जैसा कुलदीप आप कह रहे थे कि एक जमाना था जब हम तरसते थे कि यार एक खिलाड़ी ऐसा होता जो मतलब ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करता, लंबे लंबे छक्के मार सकता, हमारे लिए तो बड़ा मजा आता। वो खिलाड़ी आपको मिल गया हार्दिक पांड्या के रूप में। लेकिन अब हमारी दरअसल क्या है ना कि हमारी भी आकांक्षाएं थोड़ी ज्यादा हैं। हम भी ना थोड़ी ज्यादा मांग करते हैं कि यार अगर ये ऐसा है तो थोड़ा सा वैसा क्यों नहीं है, अगर थोड़ी चटनी है तो उसमें सलाद क्यों नहीं है, उसमें थोड़ा सा अचार क्यों नहीं है। तो ये नहीं हो सकता। एक खिलाड़ी जो है आपको मिल गया जो पिंच हिटर है, जो मारता है, लंबे लंबे छक्के मारता है। सिनेरियो आप एक टेस्ट मैच याद करिए साउथ अफ्रीका का, जोहानिसबर्ग में था आई थिंक, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, जहां पर पूरी टीम ढेर हो गई लेकिन 90+ इन्होंने बना दिए। तो वो और कम से कम एक सम्मानजनक स्कोर आपको दे दिया। और वो पाकिस्तान वाला मैच भी देखिए, बिल्कुल सही बात। चैंपियंस ट्रॉफी का ना बात कर रहे हैं आप, इंग्लैंड में। Yes. जी। तो ये ऐसा ही खिलाड़ी है। देखिए, इसको आपको लेके चलना पड़ेगा। ये कभी आपको देगा तो छप्पर फाड़ के दे देगा, नहीं देगा तो कुछ भी नहीं देगा। और ऐसा भी नहीं है कि हार्दिक पांड्या कोई ऐसे खिलाड़ी हैं जो यार कि कभी कुछ देगा नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि एकदम खुश हो जाएगा। इनको बहुत खुश होते हुए भी तो मैंने नहीं देखा। ठीक है, वो बात जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये बहुत ज्यादा रन बनाए, बहुत लंबे लंबे छक्के मारे, पूरा एंटरटेनमेंट का एक पूरा पैकेज दे दे, तो हर दिन नहीं होगा। लेकिन मुझे लगता है हार्दिक पांड्या ही रहने दें तो ज्यादा
बेहतर है, इस पे ऑल्टर करने की कोशिश ना करें। वीरेंद्र सहवाग के साथ क्या हुआ, बड़े बड़े विश्लेषक आए, बड़े बड़े कोचेस आए, अरे यार इनकी टांग नहीं निकलती, इनका कदम नहीं चलता, ये तो मतलब खड़े खड़े शॉट मारता है। लेकिन क्या किया वीरेंद्र सहवाग ने, देखिए खड़े खड़े शॉट मार मार के कहां कहां पहुंचा दिया भारत को। तो हार्दिक पांड्या के बारे में बस मेरी इतनी सी टिप्पणी है कि भैया हार्दिक पांड्या को हार्दिक पांड्या ही रहने दो। इस तरह के खिलाड़ी की जरूरत है टीम इंडिया को, और बहुत मुश्किल से ऐसा खिलाड़ी मिलता है, ऐसा दिलेर खिलाड़ी जो मारेगा। इकबाल भाई आपसे पूर्णतः सहमत, क्योंकि ये खिलाड़ी आपको जब देगा तो बहुत देगा, नहीं देगा तो फिर आप निराश मत हो, इंतजार करिए आगे कब ये देगा। लेकिन हाँ, अब मैं थोड़ा सा ऋतुराज जी की तरफ आता हूँ, जिन्होंने कहा था कि इनमें वो मैच्योरिटी नहीं दिख रही, लेकिन ऋतुराज जी अब मैच्योर हो गए, शादीशुदा है और पिता बन चुके हैं, और निश्चित रूप से अब अच्छा करेंगे, आप भरोसा करिए। ऐसे तो केशव कुछ बोले, देश की 60-50% आबादी मैच्योर है। नहीं, केशव पास जाए, एक छोटी सी बात में एटीट्यूड और उसको लेकर करना चाहता हूँ। जैसे क्योंकि मैंने कहा कि इस विषय पे थोड़ा और ठहरने की जरूरत है, अभी इसको जल्दी में नहीं रवाना करेंगे इस विषय को। एक ही बात होती है ना, कई बार हम किसी खिलाड़ी के बारे में राय उसके एटीट्यूड से बना देते हैं। हार्दिक पांड्या थोड़े कैजुअल एटीट्यूड के हैं, आप उन्हें देखेंगे, उनका बॉडी लैंग्वेज, हंसी मजाक करते हुए, और उनका सोशल मीडिया पर जो अपीयरेंस है उसमें एक लापरवाही दिखती है। इसलिए भी होता है कई बार, जैसे केएल राहुल के साथ उस समय लोग इसी तरीके से देखने लगे थे जब वो कंट्रोवर्सी हुई थी करण जौहर के शो वाली, उसमें भी हार्दिक थे। तो उनके एटीट्यूड में एक लापरवाही है जो शुरू से ही है, एक लड़कपन से ही उनके समय में रही है। इस वजह से एक इस किस्म का भ्रम बनता है कि ये आदमी जब क्रीज पर खड़ा होगा तब भी वैसे ही इमेच्योर डिसीजंस लेगा, उसी तरीके से गेम मारेगा। लेकिन हमने मतलब ओवरऑल अगर आप देखें, जो इकबाल बात कर रहे थे कि फुस कब हुए हैं, लगातार फुस कब हुए हैं हार्दिक पांड्या, ये खोजने के लिए थोड़ा समय लगेगा। याद नहीं आता कि लगातार बहुत ही निराशाजनक प्रदर्शन हार्दिक पांड्या का कब रहा हो, क्योंकि वो यूटिलिटी प्लेयर है। अगर वो बल्ले से नहीं चलते, 3-4 ओवर ठीक ठाक निकाल देते हैं। कई बार उन्होंने बड़े अच्छे ब्रेक थ्रू दिए हैं, जब मेन गेंदबाज विकेट नहीं ले पा रहे थे तो वो अपनी लेंथ बॉल को डाल करके थोड़ा सा छोटा डालते थे, हल्की सी छोटी गेंद रख के। और कुलदीप जी, मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगा कि उस दौर को याद करिए जब वो आए थे, नवोदित खिलाड़ी के रूप में भारतीय टीम में शामिल हुए थे, और उनकी तुलना कपिल देव से की जाने लगी थी, और उनका प्रदर्शन बता रहा था कि उस तरह के खिलाड़ी, उस मूड के खिलाड़ी हैं, प्रदर्शन भी कर दिखाया था। लेकिन उसके बाद जो उनके साथ हुआ, जैसे कि उनकी इंजरी, जिस तरह से वो लगातार एक तरह से कई बार आए और टीम से गए, इंजरी हुई, और फिर वो करण जौहर का प्रकरण, कई तरह से चीजें जुड़ती गई, उनके प्रदर्शन पर असर पड़ा। तो आज स्थिति यह हो गई कि वो खिलाड़ी सिर्फ बल्लेबाजी कर रहा है, गेंदबाजी नहीं कर रहा है। तो ये निश्चित रूप से भारतीय टीम के लिए निराशा की बात है कि वो जो भूमिका उसके पास थी बल्लेबाजी और गेंदबाजी की, उस दोनों में न्याय नहीं कर पा रहा। और कुलदीप, जो एटीट्यूड की मुझे लगता है कि हार्दिक पांड्या को हमें थोड़ा समझने की जरूरत है। वो बेशक जन्म उनका भारत में हुआ है, लेकिन वो सोच से जो है भारतीय नहीं लगते इतने। जो उनका हाव भाव, चाल ढाल रहता है, वो खुद भी कहा था आपने एक इंटरव्यू में। यस, जी 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 जी। तो वो इतना है नहीं। तो हम क्या है ना, अब देखिए, अब अगर हम सीरियसनेस की ही बात करते हैं, तो आज देखिए अजिंक्य रहाणे जैसा सीरियस प्लेयर आपको शायद ही दिखेगा। कितने सीरियस प्लेयर हैं, कितना फोकस्ड रहते हैं अपने गेम को लेकर के, है ना। लेकिन अभी वो फॉर्म में नहीं चल रहे हैं, रन नहीं बना के दे रहे हैं, तो वो सीरियसनेस क्या करेगा। अगर वो कैजुअल ही रहता है, वो हो हल्ला मचाता है, हुल्लड़बाजी करता है सोशल मीडिया पे, लेकिन आपको विकेटें लेके दे रहा है, आपको रन बना के दे रहा है, तो प्रॉब्लम कहाँ है। एज फार एज एलिवेशन मिल रहा है बल्लेबाज को तब ठीक है। जी जी। तो अब यहाँ सवाल ये उठ रहा है, हार्दिक पांड्या को मैं एक चीज ऐड, हाँ केशव, सवाल ये उठ रहा है कि ये खिलाड़ी पूरी तरह से फिट नहीं है, और ऑस्ट्रेलिया दौरे में जहां पर 4 टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जानी है, वहां पर सीमित ओवरों की सीरीज खेली जानी है, तो वहां पर हार्दिक पांड्या को ले जाना कितना असरकारक होगा, ये देखने वाली बात है। और अब तो ये कहा जाने लगा है, कहीं कहीं ये खबरें भी आ चुकी है कि जब भारतीय टीम का चयन होगा ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए, तो हार्दिक पांड्या उससे बाहर रहेंगे। अभी इस पे लौटेंगे, यही एक चीज अगला विषय यही है। एक चीज ऐड करूंगा।
मैं ये ऐड करना चाहूंगा कि हार्दिक पांड्या को देखकर एक मुझे कहावत याद आ जाता है। वो कहावत ऐसा है कि या तो दोबर या गोबर, यानी दोबर मतलब दोगुना, तो ठेठ भाषा में। तो वही है। और जहाँ तक टेस्ट टीम में उनके चयन का सवाल है, तो उनका चयन इसी बिना पर होता रहा है कि वो गेंदबाजी करते हैं, बॉलिंग ऑलराउंडर है और तेज गेंदबाजी करते हैं, इसलिए उनको प्रेफरेंस दिया जाता रहा है। लेकिन जब वो गेंदबाजी नहीं कर पाएंगे तो उनका चयन होना टेस्ट टीम में थोड़ा सा मुश्किल हो। और जहाँ तक उनके एटीट्यूड की बात है, तो मुझे शाहिद अफरीदी याद आ जाते हैं उनको देख करके। शाहिद अफरीदी भी ऐसे ही उतरते के साथ ही लंबे लंबे छक्के मारा करते थे। जिस दिन उनका दिन रहा तो काफी मतलब गेंदबाजों की बखिया उधेड़ देते थे। नहीं तो शून्य पे आउट हो जाए या 2-4 रन करके आउट हो जाए, तो कमोबेश वही स्थिति हार्दिक पांड्या के साथ भी है। और टीम बिल्कुल, मैनेजमेंट मुझे लगता है उसको लेकर के क्लियर है काफी कि इनको इसी तरह से इस्तेमाल करना है। बिल्कुल, कभी-कभी वो ऐसा खेलते हैं जैसे लगता है हाँ, इन्हीं का दिन है, और कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है बिल्कुल होप नहीं रह जाती कि जीतेंगे, लेकिन उनकी वजह से होप आ जाती कि हाँ, जीतेंगे अब। अपने दम पे खेल का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। हाँ, बिल्कुल। ये एकदम कमेंट्री वाले स्टाइल में आपने बोला सर। एक बार मैंने यही लाइन उनके खेलते समय सुनी थी। हाँ। ये प्रगति का ही रोल टाइप है, बीच-बीच में बोलेंगी, बीच-बीच में चलेंगे। वो कपिल देव साहब कमेंट्री करते थे, तो वो कमेंट्री कपिल देव साहब, ईश्वर लंबी उम्र दें उनको, अभी उनको हार्ट अटैक आया, अभी ठीक हैं, वो स्वस्थ हैं, अभी वो रहे हमारे 1983 के नायक हैं वो। लेकिन जब वो कमेंट्री उन दिनों किया करते थे तो वो कई बार मुझे इतनी अजीबोगरीब लगती थी। एक बार उन्होंने कहा कि और ये बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है इस वक्त, और बल्लेबाज चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा रन बनाएं और गेंदबाज चाहेंगे ज्यादा से ज्यादा विकेट लें। और बड़ी इम्पोर्टेंट उनका एक और वो तकल्लुफ था ना, मुश्किल तो नहीं कह सकते, हाँ आसान भी नहीं है। तो कपिल पाजी के कमेंट्री पे अभी एक दिन आपने फर्स्ट एपिसोड में भी ये बात की थी। एक एपिसोड तो हमें कमेंट्री पे करना चाहिए, क्रिकेट कमेंटेटर्स पे और उनके लेकर के चांद, क्योंकि हम लोग बहक जाते हैं बार बार, और वो एक हम लोग को मतलब एक एपिसोड उस पर रखना चाहिए। नहीं, और कपिल देव के बारे में अगर बात हो रही ना, तो कुलदीप एक बार वो अंग्रेजी को लेकर के बड़े बिफर गए थे, तो वो वीडियो कहीं ढूंढिएगा, यूट्यूब पे शायद मिल जाएगा। अरे भाई साहब, मतलब वो इतने मतलब वो कैप्टनसी को लेकर के बड़ा जिक्र था कि इनको तो अंग्रेजी नहीं आती, कैप्टन कैसे बनेगा, फला ढिमाका, ये अंग्रेजी बोलता है पंजाबी एक्सेंट में। अरे भाई साहब, कपिल देव साहब तो एकदम फैल गए थे। ठीक है, कपिल पे लौटेंगे, पर अभी कपिल से जिनकी पहले लोगों ने तुलना की, हार्दिक पांड्या, उनकी बात हो रही है। केशव का ये कहना है कि बॉलिंग ऑलराउंडर हैं, इसलिए उनको टेस्ट टीम में जगह उनकी बनती थी कि वे गेंद से भी कमाल कर सकते थे, मतलब कमाल नहीं पर गेंदबाजी भी कर सकते थे और बल्लेबाजी भी कर सकते थे। तो उनकी इस बारे में विश्व मोहन जी, हमारे पास पुख्ता जानकारी क्या है? मतलब उनको गेंदबाजी ना कराए जाने के कारण उनकी फिटनेस ही है, और क्या इसको लेकर के कुछ आगे हमारे पास एक डेट? इस बार मुंबई इंडियंस के कोच ने, गेंदबाजी कोच ने साफ तौर पर कहा कि हम उनसे गेंदबाजी नहीं लेंगे, हम चाहते हैं कि वो लंबे समय तक खेलें और फिलहाल हमें बल्लेबाजी करके ही दे, और हम नहीं चाहते हैं कि बीच टूर्नामेंट में बाहर चले जाएं गेंदबाजी के वजह से, तो गेंदबाजी की वजह से बाहर जाए। तो ये मसला सामने था और इस टूर्नामेंट में उनसे गेंदबाजी नहीं कराई गई। और जब आप गेंदबाजी नहीं कर रहे हैं और उससे बिल्कुल अधूरे हैं, तो एकाएक आप जाकर के 5 दिवसीय मैच में कैसे, इतने 5 दिन का मामला है, और आप कैसे वहां ऑस्ट्रेलिया में खुद को वहां पर सरवाइव कराते देखेंगे? तो ये सामने है, तो इसलिए ये आशंका जाहिर तौर पर हो सकती है कि ये टेस्ट मैचेस की बात हुई, पर ओडीआई को लेकर के मतलब क्या इकबाल भाई क्या रहा है? वनडे में सीमित ओवरों के क्रिकेट में उनका रहना तो जरूरी है, ये तो मान सकता हूं, लेकिन 5 दिवसीय अगर गेंदबाजी तो वहां भी नहीं करेंगे, क्योंकि भाई 1 दिवसीय मैचों में भी 50 ओवरों के मैच में भी उनकी ये जो उपयोगिता होती थी वो यही तो होती थी कि कम से कम 6 ओवर फेंक देते थे, 6-7 ओवर फेंक देते थे, और बल्लेबाजी अगर बैटिंग आ गई वहां तक तो बैटिंग करते थे। तो वनडे में अगर वो एज अ बैट्समैन जगह बना सकते हैं क्या? यार थोड़ा मुश्किल लगता है, मतलब एज अ बैट्समैन थोड़ा मुश्किल है। मुझे लगता है कि मतलब ठीक है, T20 क्रिकेट में जैसे आप फ्रेंचाइज क्रिकेट खेल रहे हैं, आईपीएल खेल रहे हैं, तो यहाँ तो चलिए आप का चल जाएगा। लेकिन क्योंकि जब आप इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो भी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया में, तो
ये तो थोड़ा सा मुश्किल है। और यही बात हम लोग जो पिछले से पिछले एपिसोड में जिक्र कर रहे थे कि हार्दिक पांड्या को कौन टक्कर देगा या हार्दिक पांड्या की जगह पर कौन। अभी कितना बढ़िया मौका था शिवम दुबे के पास और शंकर के पास, विजय शंकर के पास। अगर ये थोड़ा सा कंसिस्टेंट होते, थोड़ा सा मिच्योर बन करके उभरते, तो मुझे लगता है कि ये जो एक तलाश है कि हार्दिक पांड्या अगर बॉलिंग नहीं कर पाएंगे तो एज ए बैट्समैन क्या उनको लिया जाए नहीं लिया जाए, पशुपेश की जो एक स्थिति है उसमें एकदम कोई दुविधा ही नहीं होती। साफ तौर पर ये खिलाड़ी जो है उनकी जगह पर जा सकते थे, लेकिन अभी भी वो संशय बना रहेगा। मेरे हिसाब से पर्सनली मुझे लगता है कि वनडे के अंदर भी हार्दिक पांड्या प्योर बैट्समैन के तौर पर शायद बहुत मुश्किल होगा। कुल मिलाकर ये कुलदीप भाई कह सकते हैं कि इस टूर्नामेंट में अब तक जितने मैच हो चुके हैं उसमें ऐसा कोई खिलाड़ी, एक ऐसा नाम नहीं सामने आया कि वो भारतीय टीम में बिल्कुल हो, नया चेहरा हो, भारतीय टीम में स्थान बना सकता हो। क्या आप मानते हैं कोई खिलाड़ी इस स्तर का है अभी फिलहाल? एग्जैक्टली अगला सवाल मैं यही मतलब पूछना चाहता था। इनफैक्ट केदार जाधव का जिक्र मैं करना चाह रहा था कि वो ओडीआई टीम का लंबे समय तक हिस्सा रहे। अब की बार जो उनका प्रदर्शन रहा, उसका जो क्रिटिसिज्म है, अब तो वो भी उनके लिए भी मुश्किलें पैदा होने वाली हैं। तो वो जो पोजीशन थी उनकी आखिरी बल्लेबाज वाली, वहां पर कौन आ सकता है जो 2-3-4 ओवर भी फेंक सके और बल्लेबाजी भी कर सके? ऐसा कोई खिलाड़ी सूझता है? यार केदार जाधव की जगह पर तो बड़ा इस वक्त जो है इतने नीचे जो है आपको ऐसा खिलाड़ी जो नजर आए, फिर आपको वही है विजय शंकर की तरफ जाना पड़ेगा। क्योंकि आप अगर बॉलिंग बैटिंग ऑस्ट्रेलिया में आप खेल रहे हैं तो आप चाहेंगे कि फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर आपके पास हो, और नहीं तो वॉशिंगटन सुंदर एक खिलाड़ी है जो जिनका कि आप उपयोग कर सकते हैं। अच्छी बैटिंग कर लेते हैं, ये हमने देखा है आईपीएल में आरसीबी के लिए खेलते हुए, और बॉलिंग तो खैर कमाल की करते हैं। तो फिर यही है कि स्पिन या फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर क्या चाहिए आपको, ये चीज काफी हद तक डिसाइड करेगा कि कौन खिलाड़ी वहां जा रहा है। और 2 खिलाड़ी और मैं बताना चाहूंगा, दोनों कोलकाता के जो ओपनर हैं हमारे, शुभमन गिल और नीतीश राणा। ये खिलाड़ी में मुझे पोटेंशियल दिखता है, लेकिन वही है, कंसिस्टेंसी की थोड़ी कमी दिखी है अभी तक। अभी मुझे लगता है इन लोगों के लिए दिल्ली दूर है ऋतुराज, क्योंकि बात हम लोग कर रहे हैं हार्दिक पांड्या की और ऐसे खिलाड़ी की कि जो थोड़ी बहुत गेंदबाजी भी कर ले और बल्लेबाजी भी कर ले। तो बिल्कुल नीचे वाली पोजीशन के लिए बात कर रहे हैं अभी। ये 5-6 नंबर वाली जो पोजीशन है उस जगह की हम लोग बात कर रहे हैं, तो वहां पर तो मुश्किल है। नीतीश राणा का भी मुश्किल है, शुभमन गिल का भी मुश्किल है। नीतीश राणा वैसे गेंदबाजी करते हैं। हाँ, करते हैं, एक चीज में मैं ऐड एक बात कह दूं फिर केशव कि फिर मैं भूल जाऊंगा। बात ये कि एक T20 मैचेस में अगर आप पूछें तो एक ऑप्शन और मुझे सूझता है, थोड़ा सा रेडिकल है, सुनकर के झटका भी लग सकता है, बट तेवतिया, राहुल तेवतिया। हम T20 मैचेस ऑप्शन के तौर पर मैं एक चीज ऐड कर दूं कि थोड़ा सा इसको ब्रॉडर टर्म में अगर देखें तो एक इंडियन टीम की ही बात कर लें। पहले के जो खिलाड़ी थे वो हर कोई हाथ घुमाना जानता था, हर कोई अच्छी गेंदबाजी करता था। सौरव गांगुली हो गए, सचिन तेंदुलकर हो गए, वीरेंद्र सहवाग हो गए, युवराज सिंह हो गए, सारे ही मतलब बॉलिंग करते थे। अब के जो हैं हमारे बल्लेबाज रोहित शर्मा हो गए, विराट कोहली हो गए, जो करते थे गेंदबाजी, ठीक ठाक गेंदबाजी करते थे। रोहित शर्मा ने तो काफी हैट्रिक लिए हुए हैं आईपीएल में। पता नहीं क्यों वो गेंदबाजी करते ही नहीं है बिल्कुल, मतलब हाथ भी नहीं लगाते गेंद को। तो उस हिसाब से क्या मतलब ऐसा वो हिटमैन बन चुके हैं, तो हिटमैन की जो परिधि है उससे बाहर कैसे आएंगे? और इस तरह से ये चौंकाने वाला भी कभी कभी देखा जाता है। क्या रोहित शर्मा ने हैट्रिक ली है आईपीएल में? हाँ, हैट्रिक लिया, गेंदबाजी करते थे वो, लेकिन अब हिटमैन अब कैसे गेंदबाज गए? यूं तो महेंद्र सिंह धोनी ने भी इंटरनेशनल क्रिकेट में विकेट लिया है, बिल्कुल विकेट लिया हुआ है। पर एक चीज है, क्रिकेट थोड़ी बदली है। मतलब जो बात केशव कह रहे थे, पहले ये बात सही थी कि कैप्टन इस तरह के रिस्क ले लेते थे कि 2 ओवर एक अपने पार्ट टाइम गेंदबाज से फेंकवा दिया। जयसूर्या और सचिन तेंदुलकर ने कितने ओवर फेंके आप देखें इंटरनेशनल क्रिकेट में। अब क्रिकेट इतनी बदल गई है ना कि बल्लेबाजों में इनटॉलरेंस हो गया है। वो बिल्कुल भी एवरेज गेंदबाज को, घटिया गेंदबाज को पास नहीं करते हैं, क्योंकि एकदम हिटिंग का गेम आ गया है।
एक ओवर में भी 4 छक्के 5 छक्के लगना कोई बड़ी चीज नहीं रह गई है अब। तो एक ही लगता है कि अब थोड़ा सा रिस्क जोखिम लेने से बचते हैं कि जब हमारे पास 5 या 6 गेंद 5 एक प्रॉपर गेंदबाज हैं और छठा एक अच्छा बॉलिंग ऑप्शन है, तो सातवें को क्यों ही गेंद थमाई जाए। लेकिन जरूरत तो है सातवें गेंदबाज की हमेशा। जिस दिन मैच में 350 रन बन रहे होते हैं उस दिन, जो कि बहुत आम हो चला है आजकल, फिर 50 ओवर के मैच में या T20 में 180 190 बना देना, एक एक्स्ट्रा गेंदबाज की कमी तो उस दिन खल जाती है कुलदीप। हाँ लेकिन कैप्टन को लगता है कि कोई एक रहता तो शायद 1-2 ओवर निकलवा देते, वो ग्राउंड पे नजर घुमा रहे होते हैं उस दिन। देखिए इसमें वही है, मतलब बाकी बेहतर इकबाल और विश्वमोहन जी बताएंगे, लेकिन मतलब ये स्ट्रेटेजी टू स्ट्रेटेजी डिपेंड करता है, कैप्टन टू कैप्टन। बहुत लोग पूरे कॉन्फिडेंस से 5 ही बल्लेबाज उतारते हैं, बहुत कप्तान, बहुत लोग 5+1 उतारते हैं कि 5 प्रॉपर गेंदबाज और एक बॉलिंग ऑलराउंडर। लेकिन 5+2 उतारने वाले लोग मैंने मतलब हाल फिलहाल में बहुत, अगर किसी के पास हैं ऐसे ऑप्शंस तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन कॉन्शियस डिसीजन लेकर के 5+2 का ऑप्शन लिया जाए। निश्चित रूप से ये जो आपने मसला उठाया है कि जब रन बन रहे होते हैं और आपके पास ऐसा कोई तरकश में तीर नजर नहीं आता, तो उस वक्त तो लगता ही है कि हाँ यहाँ पर ये हमारे पास होता तो हम उसको भरपाई के तौर पर इस यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते थे। तो वो चीज जो है वो हमेशा खली है, तो ऐसे में हमारे पास विकल्प होना चाहिए। ठीक है, आईपीएल की टेंटें को अब एकदम ये वाला एपिसोड आखिरी दौर में है, जाते जाते बात करते हैं बिल्कुल कि अब हमें पता चल गया है कौन बाहर हो गया है। सेमीफाइनल किन किन के बीच होना है ये अभी मालूम नहीं हुआ है, पर उसके जो सबसे जानदार कैंडिडेट्स हैं वो मुंबई इंडियंस, दिल्ली कैपिटल्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, कोलकाता नाइट राइडर्स, ये 4 अभी सबसे ऊपर हैं टैली में, और 5वें नंबर पर किंग्स 11 पंजाब। तो सेमीफाइनल किस किस के बीच, किन 4 टीमों को सेमीफाइनल में पहुंचता हुआ देख रहे हैं प्लेऑफ के लिए? जी तो इस पे ऋतुराज जी आपने हिसाब लगाया था, एक बार फिर से आप दोहरा दें कि बल्कि 4 सुपर टीमें कौन होंगी जो प्लेऑफ में जाकर के खिताब की तलाश के लिए उतरेंगी? देखिए मेरा तो एक मैं मान के चल रहा हूँ कि मुंबई, क्योंकि 11 मैच में 14 पॉइंट्स हैं मुंबई के। एक मैच लगभग एक तरीके से मान लिया जाए कि ये पहुंच ही गए हैं। दिल्ली भी बिल्कुल पैरेलल खड़ा है, 11 मैच 14 पॉइंट्स। और तीसरे नंबर पे बैंगलोर है 11 मैच में 14 पॉइंट्स। तो 3 टीमें जो हैं सेम मैचेस खेल के सेम पॉइंट्स, मतलब 7-7 मैचेस जीत के टॉप 3 में है। लड़ाई चौथे स्थान की है मेरे ख्याल से। ये बड़ी लड़ाई है। और आज का कोलकाता और पंजाब, हाँ कोलकाता और पंजाब भी लाइन में है, पंजाब भी लाइन में है, और एक तरीके से कहें कि राजस्थान के पास भी अभी मौका है कि वो पहुंच जाए। और जिस तरह से बेन स्टोक्स ने कल हल्ला बोला है, और जिस तरह से विश्व विजेता खिलाड़ी जिस तरह से आकर के यहाँ पर ताबड़तोड़ पारी खेल कर टीम को जिताया है, निश्चित रूप से उस टीम का हौसला बुलंद है। 2 लगातार मैच उनको जीतने होंगे और साथ में बड़े अंतर से, और दूसरे के परिणाम को भी देखना पड़ेगा। तो वो टीम अभी लाइन में है, कहीं वो कुछ कर ना दे कि वो आ जाए टॉप 4 में। तो हम लोग बात कर रहे थे, याद है मतलब आप लोगों को कि कोलकाता के 12 पॉइंट्स हैं 11 मैच में, और पंजाब के 11 पॉइंट्स हैं 10 मैच में। और अगला मैच जो है, मतलब जो मैच आज है शायद सोमवार को है, वो पंजाब वर्सेस कोलकाता ही है। और अगर पंजाब जीत जाती है तो दोनों टीमों के 12 मैच में 12 पॉइंट्स हो जाएंगे, और इसके बाद मामला वहां तक पहुंच जाएगा कि दोनों में से जो अपने सारे मैच जीत जाएगा वो टॉप 4 में चला जाएगा। करो या मरो की स्थिति हो जाएगी दोनों टीम के लिए, बशर्ते आज पंजाब जो है वो कोलकाता को हरा दे। प्रेडिक्शन कर लेते हैं कौन सी होगी, फिर अगले हफ्ते जब हम मिलेंगे तो देखेंगे हाँ मेरी टीम चली गई या हमने जो प्रेडिक्शन किया था वो सही। वो केशव ये कह रहे हैं, मैं बोल देता हूँ, थोड़ी आवाज कट रही है उनकी। वो ये कह रहे हैं कि जाते जाते एक बार प्रेडिक्शन कर लेते हैं कि कौन सी 4 टीमें बता दें। टॉप 4 टीमें अपनी अपनी बता दीजिए। और देखिए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की बात हो रही थी कि पहले देखिए क्या हाल थी टीम के, बात हो रही थी विराट कोहली क्या कर रहे हैं। विराट कोहली का बल्ला जैसे चला, टीम भी एकदम से ऊपर आके खड़ी हो गई। अनिश्चितताओं का गेम है, तो कोई राजस्थान पे लगाना चाहता है तो बिल्कुल मैं उसके साथ हूँ।
बताइए भाई। विराट कोहली से ज्यादा बल्ला चला है इस सीजन में डिविलियर्स का, जिस तरीके से उन्होंने आरसीबी के लिए खेला है और विराट कोहली ने जिस तरीके से साथ दिया है, वो अपने आप में, ये दोनों ओपनिंग जोड़ी ने जो अपना पोजीशन चेंज किया है ना, मेरे ख्याल से आईपीएल में बैंगलोर के लिए ये बहुत बड़ा गेम चेंजर रहा है। ठीक है, चलिए अपनी अपनी 4 टीमें जो आप देखते हैं कि सबसे ऊपर अभी रहेंगी, टॉप 4 टीमें प्लेऑफ्स में जाने वाली। देखिए प्लेऑफ्स में मैं अपनी 4 टीमें बता देता हूं, फिर अगले हफ्ते बात करेंगे इस पे कि मुझे मुंबई दिल्ली तो आपको टॉप में है, वो तो जाएंगे फॉर श्योर। 2 टीमें डिसाइड करनी है और तो एक मैं बैंगलोर को ले रहा हूं और एक टीम किंग्स 11 पंजाब। ये 4 टीमें को केकेआर को मैं नहीं टॉप 4 पे रख रहा हूं। मेरे हिसाब से ये 4 टीमें जानी चाहिए। भाई मेरे भाई, यही मेरा भी है एग्जैक्टली। मैं भी यही बोलने वाला था, तो मेरा भी यही है बिल्कुल। मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर और किंग्स 11 पंजाब, मतलब ये मेरी सदिच्छा है कि ऐसा हो। सेम है। मैं चाहती हूँ कि केकेआर जाए। और बोलो जीतबो रे केकेआर। उसमें पहले सीजन में राहुल द्रविड़ की मुझे वो बात आज भी याद है कि शाहरुख खान एक इवेंट में होते हैं और सारे क्रिकेटर्स, सारे जो कैप्टन होते हैं वो स्टेज पे होते हैं, तो शाहरुख खान, सौरव गांगुली होते हैं उस समय टीम से जुड़े हुए, तो यही डायलॉग वो कहते हैं, करबो लड़बो जीतबो रे। तो राहुल द्रविड़ कहते हैं कि करबो ठीक है, लड़बो ठीक है, जीतबो कब। मौज ले ली थी उन्होंने, सही। तो आप बताएं ऋतुराज, टॉप 4 टीम। ऋतुराज जी बताइए। मेरे साथ जो आप लोगों की चॉइस है वही हमारी भी चॉइस है अब की बार। एक तरीके से कहें तो पंजाब के लिए ना सबका जो हार्ट है वो मेल्टेड है अभी। ऐसा लग रहा है कि हर कोई चाहता है कि पंजाब पहुंचे। और मैं भी चौथी टीम पंजाब को ही रखूंगा। मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर और पंजाब, ये मेरी भी टीम है। विश्वमोहन जी, आपसे कुछ आउट ऑफ द बॉक्स। मैं ये कह सकता हूँ, मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं लेने जा रहा, लेकिन हाँ इतना जरूर कहूंगा कि 3 टीमें तो तय है, मुंबई, दिल्ली, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। लेकिन चौथी टीम कौन होगी? वो टीम होगी जिस टीम को आप रख रहे हैं वो शायद ना हो, कोई ऐसी टीम आ जाएगी जो चौथा स्थान। मतलब आप राजस्थान रॉयल्स की बात कर रहे हैं? फिलहाल मैं नहीं कह रहा, लेकिन हाँ वो टीम नहीं होगी जो आप लोग समझ गए। आप ना कहिए, हम समझ गए। तो कह रहे हैं या तो केकेआर होगी या राजस्थान रॉयल्स होगी, 2 ही ऑप्शन। सीएसके की तो नहीं बात कर रहे हैं। विश्वमोहन भाई जो है वो राजस्थान रॉयल्स की ही बात कर रहे हैं 100%। नहीं, अच्छी बात है। अब आने वाला समय बताएगा, थोड़ा सा रहने दीजिए, इसमें क्या कुछ है थोड़ा पर्दे में, लेकिन इतना होना तय है कि इस हफ्ते बहुत कुछ होने वाला है। इसीलिए जब बेन स्टोक्स की बात हुई थी ना, तो विश्वमोहन जी ने कहा था और विश्व विजेता खिलाड़ी ने इस तरह से आकर जो इकबाल और कुलदीप, मैं एक बात यहाँ पे याद दिला दूं कि हमारे सपने ना आज ही चकनाचूर हो सकते हैं अगर कोलकाता ने पंजाब को हरा दिया तो। ये बात भी है, लेकिन नहीं हारने वाली है पंजाब की टीम, लिख लीजिए। कोई बात नहीं, रिस्क है तो इश्क, क्या रिस्क है तो इश्क है, वो देखिए ना। हाँ केशव, आप बताइए। मेरी नजर में जो 3 टीमें पक्की है जिनकी जगह प्लेऑफ्स में, उनमें से मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, ये इनकी पक्की है। तो चौथी समझ ही जाइए आरसीबी होगी। और मैं एक कदम और बढ़ते हुए कह देता हूँ, कोलकाता फाइनल खेल रही है। क्या बात है यार, ये चाहिए, ये कॉन्फिडेंस हमारे युवाओं में नहीं है। ये शायद लड़बो हटा के सीधा जीतबो पे आ गए। एक चीज केशव को याद आ गई होगी, मैकुलम की बात। उन्होंने कहा है किस्मत अब हमारे हाथ में है, हम फाइनल खेलेंगे। क्या बात है। हाँ, यही मतलब मुझे हमारे युवाओं के घर में रोटी नहीं चाहिए, ये कॉन्फिडेंस चाहिए। हाँ सही बात। चलिए इस प्रोजेक्शन के साथ, इसी नोट पे आईपीएल की टेंटे के इस एपिसोड को विराम देते हैं। ये एपिसोड आपको कैसा लगा हमें ईमेल करके आप बता सकते हैं radio@aajtak.com पर। और हमें किस किस टॉपिक पे बात करनी चाहिए, क्रिकेट से जुड़े, आईपीएल से जुड़े, आप हमें लिख करके भेज सकते हैं। radio@aajtak.com ये हमारा ईमेल आईडी है। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी और फिर देखेंगे कि विश्वमोहन जी का आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया सही है या केशव का जो जिगर है वो सही है, या जो हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच है भैया
वो ठीक साबित होती है। चलिए, आईपीएल की टेंटे में इतना ही। सबकी ओर से नमस्कार।